नमस्कार, जयपुर सिटी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। बुलेटिन की पहली खबर वैशाली नगर थाना इलाके से। यहां पर हनुमान नगर विस्तारक में आज एक पति ने एक स्कूल इंटरव्यू देने आई अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। पूनम नामक महिला जैसे ही स्कूल से बाहर निकली उसी वक्त घाट लगाकर बैठे भवानी सिंह ने उस पर पिस्टल से फायर कर दिया। इसके बाद पूनम की बहन पूजा अपनी अन्य साथी टीचरों के साथ बाहर आई तो भवानी ने उस पर भी फायरिंग करने की कोशिश की, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद पूजा स्कूल के अंदर चली गई और आरोपी ने स्कूल के बाहर सड़क पर लहूलुहान हालत में पड़ी पूनम पर फिर से फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहां मौके से फरार हो गया। इस पूरी घटनाक्रम के बाद पूजा ने पुलिस को जानकारी दी और पूनम को ऑटो में लेकर अस्पताल पहुंचा गया। यहां पर पूनम की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। पूनम के गले पर गोली लगने की वजह से काफी खून बह चुका है। इधर पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी पूर्व सैनिक बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के शहरी जनकल्याण शिविरों को लेकर कल होने वाली वीसी से पहले जयपुर नगर निगम के 5 अधिकारियों पर गाज गिरी है। निगम के 3 सहायक नगर नियोजक राजेश कुमार, अनिल और सुरेश चंद्र शर्मा को निलंबित किया गया है। तीनों ही इम्पावर्ड कमेटी के सदस्य थे। शिविरों में नगर निगम के फेल होने पर आला अफसरों ने खुद को बचाने के चक्कर में इन तीनों को निलंबित कर दिया। वहीं राजस्व अधिकारी हंसा मीना को अवैध होर्डिंग्स मामले में कोताही बरतने और कार्यवाहक सीएसआई योगेंद्र जाजोटर को सफाई व्यवस्था में फेल होने की वजह से सस्पेंड किया गया। और राजधानी में मेट्रो के विस्तार को लेकर प्रशासन ने आज एक बड़ा काम किया है। बड़ी चौपड़ पर इस काम के लिए बाधा माने जाने वाले 3 मंदिर शिफ्ट किए गए हैं। सारा काम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ इसी अंदाज में जिला प्रशासन ने आज मंदिरों को हटाने का कार्य किया। रोजगारेश्वर मंदिर हटाने के तरीके को लेकर हुई भारी किरकिरी के बाद अन्य मंदिरों को हटाने को लेकर जिला प्रशासन ने फूंक फूंक कर कदम रखा। कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने अहम भूमिका निभाते हुए मंदिरों को शिफ्टिंग से पहले कमेटी बनाई। उसके बाद बार बार बैठकें बुलाई और सहमति ली। मंदिर बचाओ कमेटी, जिला प्रशासन, पुलिस और मेट्रो प्रशासन से हुई वार्ता के बाद अभिजीत मुहूर्त में बड़ी चौपड़ स्थित अमनेश्वर, जमनेश्वर महादेव मंदिर और ध्रुवमुखी हनुमान मंदिर को पर्दे की ओट में हटाया गया। कुछ विरोध हुआ था, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। फूक फूक करके कदम तो हमेशा ही रखना पड़ता है। प्रशासन हर तरीके से सावधान, सचेत और सतर्क रहता है। किसी भी तरह से किसी को भी ये धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है, प्राचीन मंदिर अगर हैं तो उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी भी वैसे ही रखते हैं। ऐसे हुई शिफ्टिंग। सुबह 9 बजे पुलिस छावनी में तब्दील हुई बड़ी चौपड़। सुबह 11:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में पूजा अर्चना हुई शुरू। दोपहर 1:56 पर पहले ध्रुवमुखी हनुमान मंदिर हुआ शिफ्ट। दोपहर 3:45 पर अमनेश्वर, जमनेश्वर महादेव मंदिर किया गया शिफ्ट। करीब 6 घंटे चली मंदिर शिफ्टिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले देवस्थान विभाग के पुजारियों की ओर से पूजा अर्चना की गई। मूर्तिकारों और एक्सपर्ट्स ने मूर्तियों को पूरी सावधानी पूर्वक मंदिर से हटाया। बाद में मंदिर के ढांचे को हटाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। उधर धरोहर बचाओ समिति ने इसका विरोध किया। आज अभिजीत मुहूर्त में बड़ी चौपड़ से माणक चौक खंडे के पीछे जो देवस्थान विभाग का है नोहरा, उसमें जहाँ मंदिर का इनका निर्माण किया गया वहाँ इनको शिफ्ट किया गया। फिर से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और कोई हवाला ये देते हैं कि हम पूरे विधि विधान से मंदिरों को शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे वेद शास्त्रों में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि मंदिरों को किसी भी तरह से, शिवालयों को किसी भी तरह से कोई उसको हटाने का कोई विधि विधान उसमें अंकित हो। इस तरह मेट्रो की इस राह में अड़चने बने कुल 13 मंदिरों की शिफ्टिंग का काम पूरा हो गया है। अब यही उम्मीद की जा रही है कि मेट्रो का काम जल्द गति पकड़ेगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। और लंबे इंतजार के बाद मानसून की एंट्री प्रदेश में हो चुकी है। मानसून को देखते हुए जेडीए भी तैयारियों को लेकर सक्रिय हो चुका है। इसी के तहत जयपुर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं। हर बार मानसून से पहले जेडीए कई तरह की तैयारियां और दावे करता है, लेकिन बारिश होते ही दावों और तैयारियों की पोल खुलती नजर आती है।
इस बार भी मानसून में होने वाली परेशानियों को देखते हुए जेडीए ने फिर कई तरह की तैयारियां की हैं। जेडीसी वैभव गालरिया ने आज इसको लेकर संबंधित इंजीनियरों की बैठक ली और तैयारियों की समीक्षा की। जेडीसी ने इंजीनियरों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में बारिश के बाद शहर में अंडरपासेस में पानी नहीं भरना चाहिए। अधिक बारिश की स्थिति में बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी अधिक सक्रियता से काम करे और प्रभावित इलाकों में तुरंत राहत पहुंचाए। जेडीसी ने इन केंद्रों के अलावा तमाम सुविधाओं के लिए 2 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। जेडीए ने मानसून के लिए शहर में 4 जगह बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। इनमें से बनी पार्क का एक सेंटर केंद्रीकृत है। इसके अलावा जगतपुरा में महल रोड, स्वेज फार्म और वैशाली नगर में केंद्रों की स्थापना की गई है। इन सभी केंद्रों पर जेडीए ने कर्मचारियों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई है, जिसमें अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। जेडीए ने लोगों की मदद के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जो 24 घंटे काम करेगा। इन केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में लेबर मौजूद रहेंगे। 35 एचपी ट्रैक्टर ट्रॉली ऑपरेटर और हेल्पर के साथ मौजूद रहेंगे। 5 एचपी डीजल पंप ऑपरेटर और हेल्पर के साथ 20 एचपी मड पंप ऑपरेटर के साथ जेसीबी और उनके ड्राइवर मौजूद रहेंगे। इन केंद्रों पर सीमेंट के खाली बैग की आपूर्ति और मिट्टी भरने का काम किया जाएगा। डंपर ऑपरेटर हेल्पर के साथ मौजूद रहेंगे। वहीं जीप और पिकअप 24 घंटे के लिए इन केंद्रों पर मौजूद रहेगी। जेडीसी वैभव गालरिया की सक्रियता से इस बार ऐसी उम्मीद है कि शहर के लोगों और पर्यटकों को बारिश के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। शिवेंद्र सिंह परमार, जी मीडिया, जयपुर। राजधानी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट द्रव्यवती नदी का काम अब रफ्तार पकड़ रहा है। जेडीए ने काम की गति बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट का काम देख रही टाटा कंपनी को 30 करोड़ रुपए और दिए हैं और इसी तरह जेडीए अभी तक टाटा कंपनी को करीब 200 करोड़ रुपए की राशि दे चुका है। नदी के काम का जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार ने। राजधानी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट द्रव्यवती नदी कायाकल्प अब रफ्तार पकड़ चुका है और इस प्रोजेक्ट के लिए जेडीए ने आज टाटा ग्रुप को 30 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति और जारी कर दी है। इस तरह जयपुर विकास प्राधिकरण अब तक टाटा ग्रुप को 200 करोड़ रुपए दे चुका है। नदी के कायाकल्प का काम टाटा ग्रुप ही कर रहा है और इस समय नदी में 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 4 प्लांट का काम शुरू हो चुका है। हालांकि थोड़ी सी चिंता बारिश के मौसम को लेकर है। ऐसी उम्मीद है कि बारिश के मौसम में जेडीए का और टाटा ग्रुप का जो काम है नदी में वो प्रभावित हो सकता है, लेकिन जेडीए के इंजीनियर और टाटा के लोगों का कहना है कि बारिश में भी काम की गति किस तरह जारी रहे इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरी उम्मीद है कि यह ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में ही पूरा हो जाएगा। कैमरामैन सोहन के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, जी मीडिया, जयपुर। राजधानी जयपुर में 2 दिन से बारिश का दौर जारी रहने की वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। बीते दिन जयपुर में करीब 18 mm बारिश दर्ज की गई। आज शाम तक करीब 15 mm बारिश दर्ज की गई। रामबाग, 22 गोदाम, सोडाला, वैशाली नगर, सीतापुरा, जगतपुरा सहित आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। वहीं बारिश से एक बार फिर से व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। निचले इलाकों में बारिश का पानी भरा हुआ है तो वहीं पौष इलाकों में भी नाले जाम होने की वजह से सड़कों पर कीचड़ फैल गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में मानसून के जयपुर में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी में बारिश के दौरान कुछ इलाकों में पेड़ भी गिर गए। चौड़ा रास्ता पर बारिश के चलते एक पुराना बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने की वजह से कुछ दुपहिया वाहन पेड़ के नीचे दब गए, लेकिन गनीमत ये रही कि पेड़ गिरने के दौरान नीचे कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पेड़ गिरने के बाद मौके पर लोगों का जाम लग गया और पेड़ को कड़ी मशक्कत के बाद वहां से हटाया गया। चलिए बात जीएसटी की। 1 जुलाई से देश में जीएसटी कानून लागू किए जाने की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार 30 जून की रात 12 बजे संसद में विशेष सत्र का आयोजन कर महत्वपूर्ण अवसर का दर्जा भी दे रही है। तो वहीं जीएसटी कानून के प्रावधानों, प्रस्तावित दरों और प्रक्रियाओं के खिलाफ सभी वर्गों के करदाताओं ने मोर्चा भी खोल दिया है।
साल 1954 में फ्रांस से शुरुआत होने के बाद वर्तमान में जीएसटी विश्व के करीब 170 देशों में प्रभावी है। अब भारत में प्रभावी हो रहे जीएसटी कानून की प्रस्तावित दरें विश्व में सर्वाधिक बताई जा रही हैं। भारत में जीएसटी की प्रभावी दरें 0, 5, 12, 18 और 28% प्रभावी की गई हैं, जबकि कई देशों में जीएसटी की दरें 5 से 20% के बीच हैं। तुर्रा ये भी है कि भारी भरकम दरों के बावजूद पेट्रोल, डीजल, शराब, पान मसाला, तंबाकू सहित करीब 100 उत्पाद जीएसटी के दायरे में ही नहीं रहेंगे। आशंका ये भी जताई जा रही है कि देश में वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और आम आदमी की थाली महंगी होगी। जीएसटी कानून आने के बाद 17 तरह के केंद्र और राज्य सरकारों के कानून समाप्त हो जाएंगे और केवल 4 तरह के जीएसटी कानून देश भर में प्रभावी होंगे। इनमें केंद्र सरकार का सीजीएसटी, राज्य सरकार का एसजीएसटी और अंतर्राज्यीय कारोबार के लिए आईजीएसटी और जीएसटी कानून के कारण नुकसान की भरपाई के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट होंगे। देश की जीडीपी में 1.5 से 2% का इजाफा। कर चोरी पर होगा प्रभावी नियंत्रण। देश में लगभग समान होगी कर दरें। पूर्व में किए गए भुगतान का होगा समायोजन। बहुस्तरीय कर व्यवस्था होगी समाप्त। अर्थव्यवस्था के विकास को मिलेगी गति। कर व्यवस्था में होगा तकनीक का उपयोग। सेवा कर की मौजूदा दर 15 से बढ़कर होगी 18%। विलासिता वाली वस्तुओं पर चुकाना होगा 28% कर। महंगे होटल में ठहरना, रेस्तरां में खाना, बड़ी कारें, सौंदर्य प्रसाधन का सामान, घी, तेल, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट सहित एक लंबी सूची पर बढ़ेगा कर भार। हालांकि जीएसटी कानून का पूरा कार्य ऑनलाइन होगा, लेकिन कई राज्यों में कानून को लागू करने की व्यवस्थाएं अभी पूर्ण नहीं है। ऐसे में इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में कठिनाइयां आ सकती हैं। प्रस्तावित नियमों और प्रक्रियाओं पर करदाताओं की आपत्ति, दंड और सजा के प्रावधानों को लेकर भी विवाद, कर की दरों में प्रस्तावित कमी को लेकर भी आशंका, आम आदमी तक लाभ नहीं पहुंचने का संदेह। बहरहाल सरकार जहां जीएसटी कानून को अप्रत्यक्ष करों का अब तक का सबसे बड़ा सुधार करार दे रही है, वहीं विरोधी इसे कारोबार और लघु उद्योगों के लिए घातक करार दे रहे हैं। विमल कोठारी, जी मीडिया, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में जगतपुरा के ओएसिस शूटिंग रेंज पर 11वीं करनी सिंह शूटिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में शॉटगन, एयर वेपन और फायर आर्म के इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। टूर्नामेंट में देश भर के 800 से ज्यादा शूटर्स निशाना साधेंगे। गृह मंत्री ने निशाना साधकर इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, लेकिन वो दोनों ही निशानों से चूक गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी इस खेल से काफी लगाव है और यही कारण है कि जगतपुरा रेंज बन सकी। उन्होंने कहा कि इस रेंज के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो जल्द से जल्द करवाई जाएंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री का शूटिंग के बारे में बहुत इंटरेस्ट रहता है कि वो डेवलप करे। इस एकेडमी ने भी एक तरह से केवल देश में नहीं दुनिया में अपने यहाँ से जो बच्चे ट्रेंड किए हैं उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया है। अखिलेश जी का बहुत आग्रह था आए, तो इन्होंने कुछ समस्या भी गिनाई, उनको भी हम हल करेंगे। लेकिन मेरे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सारे भाई बहनों से इतनी प्रार्थना है, जीवन में सफलता तो आदमी के स्वयं के अंदर है। केवल उसका निश्चय होना चाहिए, फिर उसके लिए प्रयत्न होना चाहिए और एकाग्रता होनी चाहिए। सफलता तो जरूर मिलती है। और राजधानी में इन दिनों पुलिस द्वारा वसूली के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज एक बार फिर से एक पुलिसकर्मी ओवरलोड पिकअप चालक से रिश्वत लेते हुए सोशल मीडिया के कैमरे में आया है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी गलता गेट थाने में तैनात बताया जा रहा है और एक दुकान के अंदर जाकर ओवरलोड पिकअप चालक से रिश्वत ले रहा है। इससे पहले भी पुलिसकर्मियों के रिश्वत लेने के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं और पुलिस अधिकारियों ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई भी की है। पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों द्वारा एक ट्रक चालक से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था। अब देखना यह होगा कि इस वीडियो को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। चलिए खबरों का सिलसिला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं।
के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी के मानसरोवर स्थित जीडी बढ़ाया ऑडिटोरियम में गरीब बच्चों का सम्मान समारोह किया गया। यहां पर इंडियन यूथ सोशल ग्रुप की तरफ से हुए इस आयोजन में गरीब बस्तियों के बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा, पंडित सुरेश शर्मा, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, मोनिका शेफकानी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान अच्छी प्रस्तुति देने वाले बच्चों को इनाम भी दिया गया। और देश भर में लागू होने जा रहे जीएसटी कानून में राज्यों के वाणिज्यकर अधिकारियों के पदनाम के मुद्दे पर राज्य भर में सेल्स टैक्स विभाग का कामकाज आज दूसरे दिन भी ठप रहा है। इस आंदोलन की कड़ी में आज दूसरे दिन भी एसीटीओ से लेकर अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी छुट्टी पर रहे और सेल्स टैक्स विभाग के मुख्यालय पर धरना दिया। अधिकारियों ने आज अपनी मांगों के समर्थन में उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत से मुलाकात करने की कोशिश भी की। वहीं संघ की मुख्य मांग है कि एसीटीओ को सहायक आयुक्त और इससे वरिष्ठ अधिकारियों के पदनाम को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के समान किए जाना, पे बैंड में संशोधन करने और राज्य के वाणिज्य कर विभाग में राजस्व सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति न किए जाना है। कल हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस साहब से बात हुई थी। वो वार्ता हमारी पूरी तरह विफल हुई है। उन्होंने हमारी भावनाओं को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया और समझ में नहीं आता कि ऐसा हमने क्या मांग लिया जो सरकार को ऐसी मांग है जिसमें सरकार को कुछ फाइनेंशियल भी बर्डन नहीं आ रहा है, वो भी नहीं देना चाहते, तो फिर क्या आशा कर सकते हैं हम जी जान से जीएसटी में लगे हुए हैं। एक आदेश पर जीएसटी के सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, जो भी हमें आदेश दिया गया वो उसकी अक्षरशः पालना की गई है। इसके बावजूद अगर हम हमारे लिए कुछ एक चीज मांग ली जो कि उन्होंने खुद ने लॉ में प्रोवाइड की हुई है, वो पदनाम उन्होंने 3 सेक्शन में दिया हुआ है कि हमें एसीटीओ का असिस्टेंट कमिश्नर से शुरुआत होनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा है ये कि जीएसटी लॉ के मुताबिक इनके पदनाम होने चाहिए। इसके बावजूद वहां कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये बड़ी ही एक आश्चर्यजनक बात लग रही है। और जयपुर में नई फ्लाइट्स का मानसून बरसने वाला है। जुलाई और अगस्त के महीने में 1 दर्जन नई फ्लाइट्स जयपुर एयरपोर्ट से शुरू होने जा रही हैं। स्थिति यह है कि अब फ्लाइट्स के लिए स्लॉट ढूंढने में परेशानी हो रही है। जयपुर एयरपोर्ट अब देश के उन चुनिंदा शहरों में शुमार होने जा रहा है जहां से मिडनाइट में भी दिन की तरह फ्लाइट संचालित होती हैं। वहीं अब नई फ्लाइट्स मानसून की तरह बरसने वाली हैं। अगले 2 महीने में नई फ्लाइट्स शुरू होंगी। जुलाई से अल सुबह शुरू होकर देर रात तक के स्लॉट का ये सिलसिला अगस्त माह के मध्य तक चलेगा। ऐसे में एयरपोर्ट प्रशासन के सामने नई फ्लाइट्स के लिए स्लॉट और संसाधनों की समस्या खड़ी हो गई है। 1 जुलाई से स्पाइस जेट की 3 फ्लाइट, 1 गुवाहाटी, 2 फ्लाइट हैदराबाद की होंगी शुरू। जुलाई से अलायंस एयर की फ्लाइट शुरू। लखनऊ के लिए शुरू होगी फ्लाइट। 16 जुलाई से जेट एयरवेज की 4 नई फ्लाइट, लखनऊ, उदयपुर, इंदौर और दिल्ली की फ्लाइट शुरू होगी। वहीं 15 जुलाई से एयर एशिया की फ्लाइट की भी संभावना। कोलकाता के लिए शुरू हो सकती है फ्लाइट। अगस्त में बेंगलुरु और बैंकॉक की फ्लाइट होगी शुरू। फिलहाल समस्या एयर एशिया एयरलाइन के साथ आ रही है। एयरपोर्ट प्रशासन बैंकॉक की फ्लाइट के लिए शेड्यूल तय नहीं कर पा रहा है। एयरलाइन मध्यरात्रि में शुरू करना चाह रही है, लेकिन मध्यरात्रि में बैंकॉक और सिंगापुर के लिए पहले से ही फ्लाइट चल रही हैं। वहीं अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स लगेज के एक ही कन्वेयर बेल्ट से 2 फ्लाइट्स हैंडल करने की समस्या है। ऐसे में तीसरी फ्लाइट से समस्या और बढ़ जाएगी। हालांकि संसाधनों की कमी के बावजूद एयरपोर्ट प्रशासन शेड्यूल तय करने की बात कह रहा है। गुवाहाटी के लिए पहली सीधी फ्लाइट होगी शुरू। लखनऊ के लिए 2 फ्लाइट होने से किराए में राहत। उदयपुर के लिए 2 फ्लाइट होने से किराए में राहत। इंदौर के लिए पहली सीधी फ्लाइट होगी शुरू। हैदराबाद के लिए 3 फ्लाइट होने से किराए में राहत। बेंगलुरु के लिए 5 फ्लाइट, आधी रात को भी फ्लाइट। कोलकाता के लिए 5 फ्लाइट, आधी रात को भी फ्लाइट। कुल मिलाकर आगामी महीने में जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की संख्या 47 से बढ़कर 58 होने की संभावना है। साथ ही फ्लाइट संचालन के मामले में लखनऊ, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम से भी जयपुर एयरपोर्ट आगे हो जाएगा। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर। और जयपुर में आज मीसा बंदियों की पेंशन पर गठित कमेटी की बैठक गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मंत्री यूनुस खान, हेम सिंह भडाना, विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक उप्रेती भी मौजूद रहे। कमेटी ने हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा किया था।
इस दौरे को लेकर भी बैठक में बातचीत की गई। पेंशन संबंधी सब कमेटी की एक बार फिर से बैठक होने की बात भी कही। और पिंक स्टाइल में बात अब गुलाबी नगरी के उस बगीचे की, जहां पर एक गुलाब ऐसा भी खिला है जो आजादी के पहले खिला, लेकिन उसकी महक आज भी बरकरार है। गणपति प्लाजा स्थित एमआई रोड पर गुलाब जी की चाय पूरे जयपुर में मशहूर है। गुलाब जी के हाथों में ऐसा जादू है कि जो भी उनके हाथ की बनी चाय का स्वाद चख लेता है वो दोबारा यहां चाय पीने के लिए जरूर पहुंचता है। 1946 से गुलाब जी लोगों को चाय पिला रहे हैं। रोजाना सुबह गरीबों को गुलाब जी निःशुल्क चाय पिलाते हैं। इस बारे में गुलाब सिंह से बातचीत की है हमारी सहयोगी निकिता बत्रा ने। आज पिंक स्टाइल में हम आपको लेकर आए हैं शहर की एक छोटी सी चाय की दुकान पर। दिखने में तो ये चाय की दुकान बहुत ही छोटी सी है, पर ये गुलाब जी की चाय से बहुत ही मशहूर है। आज हमारे साथ है गुलाब जी, उनसे हम बेहतर जानते हैं इस पूरी गुलाब जी के चाय की दुकान के बारे में। हाँ जी, तो गुलाब जी हमें बताइए सबसे पहले कितने समय से आप ये चाय बेच रहे हैं? मैं यहाँ सन 46 से बैठा हूँ और तभी से चाय बेच रहा हूँ और अभी तक तो चल रहा है, फिर आगे देखते हैं। हमने सुना है कि आप गरीबों को मुफ्त में चाय पिलाते हैं। हाँ, सुबह सुबह ही पिलाता हूँ, शाम को नहीं। सुबह 250-300 आदमी होते हैं, चाय और ब्रेड उनको देते हैं। ये कैसे आपके दिमाग में आया कि आप ऐसे गरीबों को सुबह चाय जो है मुफ्त में पिलाए? ये मेरे गुरु महाराज और मेरी माताजी की इच्छा थी, उन्हीं का मैं अभी वो कर रहा हूँ और उन्हीं के आदेश की पालना हो रही है। 11 बजे करीब खाना देता हूँ। 120 आदमियों का खाना रोज बनाते हैं और रोज उनको खिलाते हैं। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अजीज खां है। आपको कैसे लगती है गुलाब जी की चाय? गुलाब जी की चाय बहुत अच्छी लगती है, बरसों से पी रहे हैं और इस एमआई रोड पर तो ये बहुत अच्छे नाम की दुकान है। चाय में टेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अली। आप यहाँ चाय पीने आते हैं? मैं डेली चाय पीने आता हूँ। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग भी चाय पीने आता हूँ और डे में भी चाय पीने आता हूँ, इवनिंग में भी यहाँ चाय पीता हूँ। इतनी चाय क्यों पसंद है गुलाब जी की? फेमस है, प्लस मतलब पोश है और अच्छा लगता है हम लोगों को यहाँ चाय पीना। जैसे कि सबने बताया कि गुलाब जी की चाय पूरे जयपुर भर में फेमस है। रोजाना सुबह शाम यहाँ पर चाय पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ निकिता बत्रा, जी मीडिया, जयपुर। चलिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।